बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ आज आपके साथ मैंने 6 शेयर करनी है, 6 स्टोरीज़, और इंशाअल्लाह कोशिश पूरी होगी कि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो, कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होगा। ये साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना पिछली हुकूमत के शौकत तरीन साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, रोंगटे खड़े कर दिए हैं। अपनी हुकूमत पे पड़ गए हैं जनाब, अपनी हुकूमत पे चार्जशीट जारी कर दी उन्होंने। और ख़ान साहब का पेशावर में जलसा भी हुआ है, इस पे भी बात करेंगे। और साथ जो आपने थंबनेल पे देखा, ये झूठ, ये क्या झूठ का पलंदा है यार। अब मैं फिर उसके बाद थोड़ा सा वो होता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आप यकीन करें कि लोग मुझे इस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं कि नकवी साहब आप एक अरसे से प्रोग्राम कर रहे हैं लेकिन आप गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। तो यूथ ये पता नहीं, यकीन करें, मजबूर कर देते हैं कि यार ये क्या, किस तरह की कौम यूथ, क्या मखलूक हैं, पता नहीं अजाब हैं अल्लाह का। वो उन्होंने क्या बात की और फिर आप ठोंस देते हैं उन पर कि जी, ये आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि जी खान साहब को कोई इफ्तार की दावत आई और उन्होंने ठुकरा दी जनाब। पहले जैसे नहीं कहा एब्सोल्युटली नॉट। अब मैंने आला अस्करी हुकाम से मैंने बात की, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, तफसील के साथ इंशाल्लाह बताते हैं। और यूएई के पाकिस्तानी सफारत खाने ने भी कुछ जारी किया है साथ साथ। और ख़ैर, अब मैं छोटी छोटी बातें भी कुछ इसमें बात मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ। दूसरा ये है कि कल एक ही दिन में 3 वजाहतें आई हैं। एक असल में वो उससे पहले ना वीडियोज़ कुछ वीडियो ऑडियो इस तरह से लीक होती रहीं। साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल असलम बेग साहब की भी, उनकी वीडियो भी ऑडियो भी आई। फिर वो एजाज़ अमान साहब की ऑडियो आई, वो मैंने आपको सुनवाई। फिर इसी तरीके से जनाब असलम हारून साहब की, लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम साहब की, उनकी भी आई, तो जनाब वो भी आपको सुनवाई। तो गालिबन वो नहीं सुनवाई थी, मैंने आपको गालिबन बताया था। अच्छा, उसमें फिर वो तीनों की कल कंट्रडिक्शन आई है उस पर। खैर, असल में मसला ये है कि ये जो जितने भी लोगों की जिनकी ऑडियोज़ कह रहे हैं कि पीटीआई वाले बना रहे हैं, तो उन पे आपको मुकदमा करना चाहिए। पूछना, वो तो कोई इतनी इंक्वायरी करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन असल मसला ये है कि जो आपका रवैया रहा है ना टीवी पर, जो टॉक शोज़ में, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको टॉक शोज़ पे भी इधर उधर किया जाता रहा। फिर जो आपका रवैया रहा है, जो आपका बोलने का स्टाइल, जिस तरीके की बगावत, जिस तरीके की तनकीद, जिस तरीके की एक साइड लेना, जो सारा कुछ रहा है, उसकी बुनियाद पे वो हुआ है। अब आप पता नहीं वो यू टर्न मार गए हैं या आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। अब मैं आपको बताऊं, आप ज़रा लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम साहब की टाइम लाइन पर चले जाएँ ट्विटर की, आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह के इन्होंने कौन से ट्वीट किए हैं। मैं आपको एक ताज़ा ट्वीट उनका कल मेरा ख्याल है उन्होंने किया है। वो कह रहे हैं, वो साहब कह रहे हैं कि ये मेरे वज़ीर आज़म नहीं है, ठीक है ना, शहबाज शरीफ साहब का, ये मेरे वज़ीर आज़म नहीं हैं। भाई, आप हुकूमत पाकिस्तान से तनख्वाह ले रहे हो, साथ आपने बड़े प्लाट भी लिए हुए हैं, साथ आप पेंशन भी ले रहे हो और मरात भी ले रहे हो। आप पाक आर्मी के एक 3 स्टार जर्नल रिटायर हुए हो और आप एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हो कि ये तो मेरा वज़ीर आज़म नहीं। ये किसी सियासी बंदे का तो स्टेटमेंट हो सकता है, ये किसी जर्नल या रिटायर्ड जर्नल का ये किस तरह से स्टेटमेंट हो सकता है? ये कैसा स्टेटमेंट हो सकता है? ये किस तरह हुआ है? आप कैसे कह सकते हैं कि ये मेरा वज़ीर आज़म नहीं है? आप तनकीद किसी की पॉलिसी पर कर सकते हैं अगर आप रिटायर हैं, ये मेरा वज़ीर आज़म नहीं है, तो आप टिकट लें पीटीआई की और उस पर। तो ये यूथिया टाइप जो मैंने आपको कहा है ना कि ये जो रिटायर्ड अस्करी यूथिये हैं, अब जूते पड़े हैं ना अपने इदारे से, अब उसके बाद ऑडियोज़ और वीडियोज़ आने लगी हैं। और ये हारून असलम साहब की तो वीडियो भी आ गई है। जनाब, मैं बड़ा प्यार करता हूँ आर्मी से, आपने एक रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की इदारे में। कल इसी वजह से मैंने रिक्वेस्ट भी की थी आर्मी चीफ साहब को भी और सबको, बाकी को, आला हुकाम को। मैंने कहा जी आप पहले अपने रिटायर्ड अस्करी यूथियों को ये कंट्रोल करें। ये खुद ही एक रिफ्ट पैदा कर रहे हैं, ये एक इस तरीके की तमाशा लगा रहे हैं। एक रिटायर्ड जर्नल जो इतना एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे होता है,
वो हुकूमत पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से सारी मराहत ले रहा है, तनख्वाह ले रहा है, अपना पेंशन ले रहा है, प्लाट लिए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या लिया हुआ है, और वो कहता है एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है कि ये मेरा प्राइम मिनिस्टर नहीं है। आपने क्या बगावत कर ली है, आपने क्या कोई बंदूक उठा ली है रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो ये जो रवैया है ना, ये तकसीम करने वाला, फिर हम कहते हैं जनाब भारत जो है ना कर रहा है, और वो ये कर रहा है, और वो ये कर रहा है। तो ये अपने घर में जब ऐसी मखलूक हो तो भारत को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब बाकियों पे मैं नहीं बोलना चाहता, जनरल एजाज अमान साहब से उस दिन मैंने बात भी की, खैर उन्होंने कंट्रडिक्शन कर दी, लेकिन ख़यालात उनके भी इसी तरह के ही थे। जनरल सलम बेग साहब के, उनका पूरा माजी भी गवाह है कि वो जब टोपी उतार दिया करते थे इस बहाने कि मुझे एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा को वो सल्यूट ना करना पड़े। तो ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आवाम की नज़र में हैं, तजियाकारों की तारीख़ में ये महफूज हैं। आ जाएं जनाब दूसरी बात पे, और मैं आपको ये बताऊंगा कि ये साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब, उन्होंने माशाल्लाह क्या कहा, ये ज़रा आप पहले सुन लें। फिर जो जंप मार रहे हैं ना यूथिए, ये इंडिजिनस यूथिए भी और इम्पोर्टेड यूथिए भी, ठीक है ना, ये दोनों यूथिए जब जंप मार रहे हैं ना अपने वज़ीर ख़ज़ाना से, तो सुन लें वो क्या फरमा रहे हैं। आप कौन से गुल खिला के गए हो, ये सुने। सबसे बड़ी नाकामी जो हमारी है वो ये है कि हमने बेसिकली जो है जो हमारी जो प्लानिंग थी, जब आए थे हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं था। इकोनॉमिक प्लान बनाते बनाते हमारे पास टाइम लगा, उससे हमने हमारे रिटार्डेशन हुई है। दूसरी एक मैं बड़ी नाकामी समझता हूँ ये स्टेट ओन एंटरप्राइजेज है, इसके ऊपर हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया हमारे। हालांकि डॉक्टर इशरत ने बड़ा अच्छा प्लान दिया, हमने उस पर कुछ नहीं किया। ये हैं आपके साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, और आप ही के वज़ीर ख़ज़ाना जिनको आपने सेनेटर भी बनाया है, ठीक है ना, वो आप भी सेनेटर हैं। इस वजह से पहले मुशीर लगे थे, वज़ीर लगे थे, फिर मुशीर, फिर उसके बाद सेनेटर बना के दोबारा। वो कहते हैं कि हमारी नाकामी ये है, जब हम आए तो हमारे पास कोई इकनॉमिक प्लान ही नहीं था, तो आप बड़े उछलते रहे, बड़े कूदते रहे। अब मसला मैं आपको बताता हूँ, ज़रा थोड़ा सा रुकिएगा। जो कहते थे ना हमारे पास तो 200 बंदों की लिस्ट है और पता नहीं बस 200 मुआशी माहिरीन हैं, आपने यही चूना लगाया अपने लाने वालों को भी। वो भी आज यही कहते हैं कि यार ये इन्होंने तो कहा था कि हमारे पास 200 मुआशी माहिरीन हैं, और हमने भी ये कहा कि ये नामुराद आके इस तरह से करेंगे, और इन्होंने तो बिल्कुल ही खैर से, हमें तो मालूम ही नहीं था कि इनके पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा जी आपको एक दफ़ा गुफ्तगू हो रही थी किसी से, तो मैंने कहा जी बात ये है कि इनके पास तो अक्ल ही नहीं थी, तो इनके पास माशी माहिरीन 100 या 200 किधर से होते। असद उमर को पोस्टर बॉय के तौर पे 8 साल 10 साल बेच के वो आए, तो पहले 4 5 6 महीने में उनको फारिग कर दिया। और वो कह रही हैं जनाब आपके वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं, और मुज़म्मिल असलम साहब जो बैठ के साथ यूं करके पैर हिला रहे थे उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो जनाब उनको देखें तो हर 4 मिनट के बाद एक ट्वीट आ जाता है जिसमें वो फरमाते हैं ये मुनाफ़क़त है, ये ऐसी बेशर्मी है, यकीन करें ये ऐसी मुनाफ़क़त का बदतरीन दर्जा है। हर 4 मिनट बाद ट्वीट करते हैं जैसे हमने तो पाकिस्तान को पेरिस बना दिया हो, हमने तो पता नहीं पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ, हमने तो पता नहीं G8 में शामिल कर दिया हो। वो हर 4 मिनट बाद उनकी ट्वीट आ रही होती है। और साथ ये मुनाफिक बंदा बैठा था अपने साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना के साथ, टोको ना उसे, भाई आप गलत कह रहे हो, चूना लगा रहे हो यूथियों को। और ये जो FFL एंकर और FFL यूट्यूबर हैं वो भी अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए यूथियों को चूना लगाए जा रहे हैं, और यूथी खैर से बेवकूफ़ बन रहे हैं क्योंकि वो अकल से वैसे ही फारिग हैं। यूथी और अकल का तो जोड़ ही कोई नहीं है। अब हालत ये है कि कल परसों साबिर शाकिर साहब ने एक वीडियो की और उसमें बताया, थंबनेल पे भी लगाया, वो आप देख भी सकते हैं कि जी तीनों सर्विसेज चीफ्स ने, ठीक हो गया ना, तीनों सर्विसेज चीफ्स यानी जनरल बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ और एयर चीफ, नेवल चीफ, तीनों ने एक दावत दी है इमरान खान साहब को
और उनका कहना ये था कि सारा लुबे लबाब, और वो बताया सारा कुछ कि जी उनको कूल डाउन करें, मनाएं, कोई इस तरह से करें, और दावत दी आप हमारे साथ आएँ, खाना खाएं, ठीक है ना। और उन्होंने कहा जी मैं ज़रा सोच के बताऊंगा। अच्छा, फिर कल मैंने देखा एक दूसरे मालशिया पालशिया FFL हैं, उन्होंने जनाब ट्वीट कर दी, इमरान रियाज साहब, उन्होंने जनाब ट्वीट कर दी और उन्होंने कहा कि जी एक इफ्तार की दावत वो किसी की तरफ से मुस्तरद कर दी गई है, इस तरह के कोई अल्फाज थे, ठीक है ना, ट्वीट के, वो मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मुझे भी क्यूरियासिटी हुई, मैंने कहा यार ये कौन सी दावत मिली है, ज़रा मैं भी पता करूं। कि मैंने कहा कि मैं भी पता करूं कि ये कौन सी दावत मिली है, किसने दावत दी है, और खान साहब ने वो दावत मुस्तरद भी कर दी है, तो ये कौन सी क्या सूरत हाल है, क्या है ये, ज़रा पता तो करें। फिर उसके बाद मैंने पता किया, मैंने जो कंसर्न्ड क्वार्टर था उसी से पता किया, अस्करी हुकाम से, और जो बिल्कुल कंसर्न्ड क्वार्टर जो बाकी भी लोग उनसे पता करते रहते हैं। तो मैंने कहा जी इस तरह से है कि कुछ लोग जो प्रो PTI एंकर्स हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इफ्तार डिनर की इनविटेशन जनरल बाजवा साहब की तरफ से और बाकी साहबान की तरफ से तो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने रिजेक्ट कर दिए। तो मुझे आगे से जो जवाब मिला वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जी ऐसी कोई इफ्तार की दावत आई ही नहीं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि आप कौम को क्या चूना लगा रहे हैं। कौम में यूथ को चूना लग सकता है, कौम को नहीं लग सकता। ये क्या सितम ज़रीफ़ी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, मैं वहीं पे पार्लियामेंट में प्रेस गैलरी में मौजूद था, उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा कि जनाब बात ये है कि ये वो जो है मज़दूर की तनख्वाह, अच्छा वो तनख्वाह जो बढ़ी है ना वो मज़दूर की तनख्वाह बढ़ी है। मज़दूर की जो कम अज़ कम उजरत होती है जो पहले 20 थी उन्होंने उसको 25 किया, फिर जो 10% बढ़ी है वो पेंशन बढ़ी है, सिविलियन की भी मिलिट्री की भी, फिर उससे अनवर्ड बाकी चीज़ें तो इन्होंने दूसरे दिन ही शोशा छोड़ दिया कि जनाब वो तो आर्डर वापस ले लिया। यार कितनी सितम ज़रीफ़ी है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर एक आर्डर किया, फिर उसके बाद उससे आनवर्ड जनाब वो जाता है और सिलसिला वो जो उसके कानूनी आइनी सारे तकाजे होते हैं उसमें वो पूरा करने, और उन्होंने कहा भी था कि इसी अप्रैल की 1 से बढ़ाऊंगा और वो बढ़ेगी। भले उसको अब कानूनी आइनी प्रोसेस लगने में 10 दिन लग जाएं, 15 दिन लग जाएं, ज़्यादा लग जाएं, 4 लग जाएं, जितना भी वो तो लगेगा ना डेफिनेटली, और वो अप्रैल से ही जितना भी लग जाए और वो बढ़ाएं अप्रैल से ही। तो कौन सी ऐसी, इन्होंने कहा जी वो विड्रॉ कर ली है। अब लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि नकवी साहब इसको ज़रा क्लैरिफाई कर दें। क्या आप मिसगाइड कर रहे हैं? आप चलो आप अपनी कौम यूथ को कर रहे हैं, बाकी तो नहीं होता कोई, लेकिन कौम यूथ को कर रहे हैं बिलफर्ज, तो उस तरीके पूरे मुल्क में आपने ऊधम मचाई है। बाहर के मुल्कों में तो ये सूरत हाल हो गई है कि अब कल मैं देख रहा था कि UAE में जो पाकिस्तान का सफारत खाना है, उस सफारत खाने ने जनाब एक क्लैरिफिकेशन और वो सारी कुछ चीज़ें जारी की हैं, और उसमें मैं आपको वो जो है ना दिखा देता हूँ कि वो क्या सूरत हाल हुई है। और उसमें मतलब उन्होंने बाकायदा उस चीज़ को वो सफारत खाने ने ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों को मुत्तले किया जाता है कि इस मुल्क में एहतजाजी जलसे जुलूस गैर कानूनी हैं। मकामी कवानीन की खिलाफ वर्जी सख्त कानूनी कार्रवाई का मूजब बन सकती है। इसलिए मुत्तहिदा अरब अमारात में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों से इल्तमास है कि किसी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा न बने। ठीक है, गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा न बने। अच्छा, अब ज़ाहिर है हर किसी के अपने कवानीन हैं, जहाँ इजाज़त नहीं है यूथिये वहाँ भी चल पड़े। और यूथिये क्या कर रहे हैं? यूथिये अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं, कहीं भी यूथिये इतने पागल नहीं हैं। मैंने कहा ना अकल से खाली हैं, लेकिन इतने पागल भी नहीं हैं कि यूथिये कहीं पर भी अमेरिका के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं कर। उनसे कहें कि सऊदी अरब में करके दिखाओ अमेरिका के ख़िलाफ़ एहतजाज, UAE में अमेरिका के ख़िलाफ़ एहतजाज करके दिखाओ, आप पाकिस्तान के अंदर करके दिखाओ एहतजाज। ये मतीउल्लाह जान साहब ने वो शहबाज गाली जो
खैर से खान साहब के आजकल चीफ ऑफ स्टाफ लग गए हैं माशाल्लाह, वो उनको कह कह के थक गए कि आप अमेरिका का जो यार है गद्दार है या अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाओ। उन्होंने नहीं लगाया। ये सिर्फ और सिर्फ चूना यूथियों को लगा रहे हैं। खुद अमेरिका की नेशनलिटी ली हुई है, अमेरिका की यूनिवर्सिटियों से तनख्वाह ले रहे हैं, खुद अमेरिका के ग्रीन कार्ड हैं इनके पास, खुद अमेरिका के पासपोर्ट हैं, उनकी नेशनलिटी है, उनकी वफादारी है, और साथ ही जो है ना कौम यूथ को चूना लगा रहे हैं। हमारे ख़िलाफ़ जो साजिश की है ना, ये भी अमेरिका ने की है। पता नहीं किस तरह से कर लेते हैं ये लोग। बड़ी अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल है। अब वो बाहर के सफारत खाने आप करो ना वहाँ एहतजाज ना, अब लग पता जाएगा। तुर्की में किया है ना, उन्होंने यूथियों को गिरफ्तार कर लिया वहाँ। ये इन्होंने यहाँ पे तमाशा बनाया है सिर्फ, फिर गिरफ्तार किया, वो डिपोर्ट करने लगे थे। ये भी मैं कहता हूँ वो डिपोर्ट करने लगे थे। ये भी हुकूमत पाकिस्तान का आपको ममनून होना चाहिए कि उन्होंने फिर सिफारिश करके सफारत खाने ने उन्होंने दोबारा आपको माफ़ी दिलवाई है, अदरवाइज़ वो आपको घर भेज रहे थे। आप अमेरिका में एहतजाज कर रहे हो, वहाँ पे पाकिस्तान के पासपोर्ट और झंडे जला रहे हो, और लानत है ऐसी सोच पर। और आप जाएं ना अमेरिका के सफारत खाने, वहाँ पर वजारत ख़ारजा के सामने एहतजाज करें, यहाँ पर अमेरिकी सफारत खाने के सामने आएँ, ज़रा एहतजाज करें, आपको लग पता जाएगा। ये इस तरीके से नहीं कर रहे। एक छोटी सी बात और है, मैं खान साहब के जलसे पे भी आता हूँ, और वो बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने औकात कार बदले हैं दफातर के। कोई तकरीबन सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक, और बीच में कोई नमाज का एक वक्फ़ा भी है 1 से 1:30 बजे तक, और जुम्मे के औकात जो हैं वो 8 बजे से लेकर 1 बजे तक, ठीक है, ये बदले हैं। और सैटरडे को भी ऑन कर दिया है, तो सिर्फ़ और सिर्फ संडे। अब इस पर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब कि ये क्या है कि आप कुछ ममालिक ने तो 4 दिन भी कर दिए हैं 5 की बजाय, तो ये क्या तरीक़ाकार है, इससे क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं। मैं कहता हूँ उनको तनकीद का पूरा हक़ है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कोई चीज़ जब होती है तो, या कोई भी प्राइम मिनिस्टर कोई स्टेप उठाता है तो तनकीद बराए तनकीद ना हो, बाकी कोई भी तनकीद का, मसलन नदीम मलिक साहब ने भी लिखा है इस पर, बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं। बाकी मैं देख रहा था हमारे दोस्त हैं अमीर अब्बास साहब, उन्होंने भी लिखा। बिल्कुल जनाब, मेरी राय भी हो सकता है उनसे मुख्तलिफ हो सकता है मैं उनसे इतफाक़ भी करता हूँ कि मैं ख़ुद भी कुछ इस तरीके से कुछ कन्विंस हो। मुझे एक साहब ने फ़ोन किया जो कि प्योरली जो है ना उनका जो है ताल्लुक़ वो नून लीग से है और नस्लों से है। वो भी इस फ़ैसले से कोई ज़्यादा खुश नहीं थे और कह रहे थे कि जनाब बात यह है कि अगर ये 4 दिन भी होते और थोड़े से औकात और भी, जैसे अमीर अब्बास साहब ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी, कि थोड़े से औकात अगर और मज़ीद बढ़ा दिए जाते तो इसमें कोई फ़र्क नहीं था। मैं कहने का मकसद ये है कि मैं भी वही कहता हूँ कि जनाब हो सकता है ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ़ैसला किया है ये ज़्यादा मुफीद साबित हो पाकिस्तान के हालात में, हो सकता है ये ना भी हो, तो इसको ना टेस्ट एंड ट्रायल केस पे चेक कर लेना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई तनकीद कर रहा है तो कोई ऐसी बात कोई नहीं है, कोई कुरान और हदीस का लफ्ज़ नहीं हो गया कि वो बिल्कुल ही पक्का है और फिर उसके बाद तब्दील नहीं हो सकता, अगले आर्डर में तब्दील भी हो सकता है, उसको चेक भी किया जा सकता है। हो सकता है ये कि ये ज़्यादा सूदमंद साबित हो पाकिस्तान के लिए, तो कोई ऐसी चीज़ें या ऐसी मुस्बत तनकीद मोर देन वेलकम, इसको इसी तरीके से वेलकम करना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आ जाए जनाब खान साहब के जलसे पर, और ख़ान साहब ने बड़ी, वो कहते हैं ना, बहुत गुस्से में थे, बहुत गुस्से में, और बड़ी अजीबो गरीब बात है। और ख़ान साहब पेशावर के जलसे में उन्होंने बड़ी बातें की, वैसे उन्होंने खड़ाक मड़ाक तो मारे, और मैं कहता हूँ कौम यूथ इसी लायक है कि उनको ना इसी तरीके से, अब जो यूट्यूबर हैं मालशिया पालशिया FFL, वो भी कौम यूथ को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे व्यूज़ उसी तरह से बरकरार रहे ना। वो कौम यूथ को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कि बस सब्र करो, अभी 1 हफ्ते बाद ये सारा कुछ रिटर्न होने वाला है, ठीक है, अभी 1 महीने बाद बस ये सारा कुछ वापस आने वाला है, और ये अगले 1.5 हफ्ते में ना खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि अगले 72 घंटों में भी बन जाएं, तो कोई बईद नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ कौम यूथ को चूना लगा के उनको उल्लू बनाया जा सकता है,
और यही लोग जो बना रहे हैं कौम यूथ इन्हीं के लायक है, यही लोग जो बना रहे हैं बेवकूफ़। और आपने खान साहब के बयानात सुने थे ना, ये चूहे ये मेरे ख़िलाफ़ तहरीक है तो मैं ये तो ला ही नहीं सकती। फिर जब आ गई ये चूहे, इनकी मैं एक, ये तीनों चूहों की, इनकी मैं एक ही बाल में तीनों विकटें उड़ाऊंगा। ये तो फंस गए हैं, ये तो ट्रैप में आ गए हैं, मेरे जाल में आ गए हैं। मैं तो मांग रहा था दुआएं। आप देखो ये तो इनकी अदम एतमाद तो नाकाम होगी होगी। इनका 2023 का इलेक्शन भी गया, ठीक है ना, ये बातें थी ना। और बाद में कहा कि वो दुआएं किधर गई, वो तो अमेरिका ने को साजिश कर दी। बाद में उन्होंने एक पुट्ठी हरकत कर डाली आखिरी रात। पुट्ठी हरकत में चपेड़ें भी पड़ जाती हैं, आपको पता है, ठीक है ना। फिर वो पुट्ठी हरकतें करोगे तो फिर तो डेफिनेटली इस तरह का कोई मसला हो जाता है। अच्छा, फिर बहरहाल बात ये है, कल के जलसे में भी पेशावर के जलसे, एक तो पहली बात ये है कि जलसा कोई बहुत ही काबिल ज़िक्र जलसा था नहीं। वो इनको अपनी औकात समझ आ गई है। वो सारे वहाँ पे, मैंने ये नहीं है कि मैंने ग्राउंड पे पेशावर में भी लोगों से बात की है, और जो उसकी सारा कुछ भी आया है, जनाब शेख साहब भी फरमा रहे थे पेशावर की तारीख़ का बड़ा जलसा यहाँ पे हुआ। तो कोई वो यहाँ पर तो चलो कोई 30-40 हज़ार तो लोग आ गए थे इस्लामाबाद में, वहाँ तो 10 से 12 हज़ार टोटल लोग थे पेशावर में, जिसमें मकामी टोटल को 6-7 हज़ार थे और बाकी को 4-5 हज़ार इधर उधर से इकट्ठे किए और किया भी पेशावर में कि जनाब। अच्छा, फिर अगर वो जलसा बड़ा, इससे बड़ा कर भी लें कराची में, क्या होगा इससे? वही वाली बात है कि जलसा हो गया, इत्मीनान हो गया, सुन लो वज़ीर आज़म अब भी शहबाज शरीफ है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो आपने जब जलसे किए थे अपोजिशन में, उस वक़्त कोई और साहब थे। आपने जनाब, आप जिस तरीके से आप कल फरमा रहे थे कि रेमंड डेविस को किस तरीके से वापस किया गया, पेशावर के जलसे में खान साहब कह रहे थे रेमंड डेविस को जिसने वापस किया ना, सबसे ज़्यादा जिसका किरदार है वो जनरल पाशा साहब हैं, जो आपके मोहसिन हैं और आपकी लॉन्चिंग करने वाले हैं और आपके खैर से माशाल्लाह सियासी बाप हैं, ठीक है ना, गैर सियासी बाप वो हैं। वो रेमंड डेविस ने दी कॉन्ट्रैक्टर किताब लिखी, छोटी सी बुक है, अगर आपको मौका मिले तो आप पढ़िएगा। मैंने वो सारी पढ़ी, काफ़ी अर्सा पहले पढ़ी थी, 2 दफ़ा पढ़ी बल्कि, रेमंड डेविस की जब दी कॉन्ट्रैक्टर। उसने वो सारा कुछ बीच में लिखा और उसने ये भी लिखा कि जनरल पाशा साहब किस तरह से मेरे लिए अदालत में बैठे होते थे और किस तरह से फिर वो मैसेज कर रहे होते थे आगे अमरीकी हुकाम को, और किस तरीके से उन्होंने मुझे बचाया और किस तरीके से उन्होंने मेरे लिए मेहनत की। तो रेमंड डेविस को किसने वहाँ अमरीकियों के हवाले किया था? उनको छुड़वाया किसने था? जनरल पाशा साहब ने। वही जनरल पाशा साहब जो आपके सब कुछ हैं, ठीक है ना, जिन्होंने आपकी लॉन्चिंग की, जिन्होंने आपको इस सियासी कैनवस पर खड़ा किया, जिन्होंने आपकी पहली नैपी बदली, वो उन्होंने ही तो भेजा था रेमंड डेविस को वहाँ पर। और उस वक़्त आपको पता है जनरल पाशा साहब का क्या थे, DGISI थे। हालांकि उसी किताब में दी कॉन्ट्रैक्टर में लिखा हुआ है, जिस बंदे को हम बुरा भला कहते हैं हुसैन हक्कानी साहब, वो कहते हैं हुसैन हक्कानी ने तो हमारी कोई मदद ही नहीं की। हुसैन हक्कानी साहब उस वक़्त सफ़ीर थे अमेरिका में पाकिस्तान के, और उनको बुरा भला कहा जाता है। रेमंड डेविस अपनी किताब दी कॉन्ट्रैक्टर में लिख रहा है कि उन्होंने तो मदद ही कोई नहीं की हमारी। अब आप अंदाज़ा कीजिए ज़रा, बहुत सारी चीज़ों से जब पर्दा उठता है ना, आंखें खुल जाती हैं। अब खान साहब कल पेशावर के जलसे में खड़े होकर फरमा रहे हैं कि ये आप इनके हाथों में जो चोर हैं, जो डाकू हैं, जो लुटेरे हैं, जो फलां हैं, इनके हाथों में न्यूक्लियर प्रोग्राम महफूज होगा। अब ये क्या कैथारसिस है? मैं समझता हूँ क्या चवल मारी है खान साहब ने माज़रत के साथ। अब इंडिया में यही कह रहे हैं, बाकी भी जो हमारे हरीफ ममालिक हैं वो कहते हैं ये क्या प्लानिंग है कि पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म जो बदकिस्मती से वज़ीर आज़म बन गए थे, वो जनाब क्या प्लानिंग है, क्या सूरत हाल है और क्या साजिश है? इससे बड़ी साजिश नहीं हो सकती कि जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो गैर महफूज हाथों में है। भाई ये आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, इस न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो जिनके हाथों में आज है ना,
मेन तो दो बड़ी पार्टियां मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है ना, फिर मौलाना साहब हैं, MKM हैं, बाकी सारे हैं, ठीक है जी। लेकिन अब बात ये है कि ये जो मेन दो बड़ी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने न्यूक्लियर प्रोग्राम की इब्तदा रखी थी और नवाज शरीफ साहब ने धमाके करके उसको इख्तिताम पे और कल्मिनेशन पॉइंट और उरूज पर पहुंचाया था, ठीक है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि उनको भी अमेरिका ने किस तरीके से धमकियां दी थी और इनको भी किस तरीके से कैसी कैसी लालच दी गई और धमकियां दी गई, उनमें नहीं आए। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम पहले भी इन हाथों में रहा है और इंशाअल्लाह महफूज है। और दूसरी बात यह है खान साहब, आप जिनको सुना रहे थे ना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अवाम को भी पता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम का असल में कंट्रोल किन के पास है, वो हमारी पाक फ़ौज के पास है और होना भी चाहिए। वो हमारा दिफा का ज़ामिन इदारा है, ठीक है। सिविलियन में तो ये होता है ना कि प्राइम मिनिस्टर के पास वो कंट्रोल इस हद तक होता है, चलो कागजी या कानूनी आइनी उस एतबार से या परमिशन या उस हवाले से वो सारा कुछ। बाकी जो कमांड एंड कंट्रोल है, जो प्रैक्टिकल सूरत हाल, जो ऑपरेशनल चीज़ों का कंट्रोल है न्यूक्लियर का, वो किन के हाथ में है? वो पाकिस्तान आर्मी के हाथ में है, पाक फ़ौज के हाथ में है, इनके हाथ में है, जो मेरे दिफा के ज़ामिन इदारे हैं। तो आप इन हाथों को गैर महफूज कह रहे हो, इनको कह रहे हो कि वो गैर महफूज हाथों में है न्यूक्लियर प्रोग्राम। इंतहाई अफसोस का मकाम है कि जनाब अब मैं फ़लाँ वो जी नवाज शरीफ को सुन लो कि वो अब आ रहे हैं, चोर डाकू ये वो सारा कुछ, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं नहीं आने दूँगा। ये जो भड़के हैं ना, ये भड़के सिर्फ़ और सिर्फ अब यूथिया इन पे एतबार करता है। आपको याद है खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे अमेरिका में, एक वो जब गए थे तो पाकिस्तानियों के साथ खिताब किया था और वहाँ पे खड़े होकर कहा था कि अभी जाऊँगा और नवाज शरीफ की जेल से मैं AC निकलवाता हूँ, एयर कंडीशनर उन्होंने कहा कि मैं निकलवाता हूँ जाके, ठीक है ना। जब वो यहाँ आए तो वो नवाज शरीफ के सेल से, जेल के सेल से वो AC नहीं निकलवा सके। तो सर माज़रत के साथ, जब आप वज़ीर आज़म होते हुए एक कैदी के सेल से AC नहीं निकलवा सके थे, यही इतनी कुछ आपकी हिम्मत और जुर्रत थी और इतने कुछ आपका अख्तियार था। अब तो आप प्राइम मिनिस्टर हैं ही नहीं। आप तो जिस तरीके से जलीलो ख्वार हो के धुतकार के निकाले गए जिस तरह से, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि आप नवाज शरीफ का रास्ता रोक लेंगे, उनको आने से रोक देंगे। मतलब मैं कहता हूँ कि इस पे कौम यूथ ये सिर्फ़ और सिर्फ चूना लगा रहे हैं कौम यूथ को। ये जो FFL मालशिया पालशिया यूट्यूबर्स हैं या ये जो बाकी मालशिया पालशिया हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ उनको चूना लगा रहे हैं कि जी बस ये अगले हफ्ते फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बन जाएगा, अगले 72 घंटे में पता नहीं कोई तब्दीली आने लगी है और जी रोला पड़ गया है जनाब। अभी तक देखें जनाब, इनकी कैबिनेट नहीं बनी। आपको ज़रा उठा के देख लें, क्योंकि यूथिया की अकल तो वैसे ही फारिग है ना, उसके पता नहीं भेजा ही नहीं होता इधर, कि मगज़ होता ही नहीं है यूथिया के। तो आप ज़रा कोई भी बंदा उठा के देख ले तारीख़, ये अभी की बात है 3.5 पौने 4 साल पहले की, खान साहब ने कितना टाइम लगाया था कैबिनेट बनाते हुए, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि खान साहब ने पंजाब का वज़ीर आला लगाते हुए कितना टाइम लगाया था, ये आप ज़रा देख लें। ख़ास तौर पे पंजाब का वज़ीर आला लगाते हुए कितना टाइम लगाया था, हफ्तों लग गए थे। फिर उसके बाद उससे आनवर्ड काबीना बनते हुए भी हफ्तों लग गए थे। यहाँ पे कितना टाइम लगा था। तो ये कोलिशन गवर्नमेंट जो होती है, इसमें बहुत कुछ टाइम लग जाता है, बहुत कुछ चीज़ों को फाइनलाइज किया जाता है। अब जरदारी साहब के इंटरव्यू पे मैं एक और अलग से वीडियो करूँगा और भी बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ स्टोरीज़ हैं, ताकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था भाई हद से ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए। मैंने आपको आज बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, तो इस पर लग जाता होता है टाइम। इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, वो आपस में तय कर रहे हैं और सारा कुछ जिस तरीके से। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उन्होंने एक चीज़ गिरा दी है तो फिर वो ये संभाल भी सकते हैं। और वो जरदारी साहब ने कल बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया है हामिद मीर साहब को, उस पर भी तफसील से बात करेंगे। और भी कुछ 2-4 बहुत ही काम की ज़बरदस्त किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप स्टोरीज़ हैं, और जिसका मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं बहुत ही कड़ाकेदार स्टोरी ला रहा हूँ,
वो इस वीडियो में नहीं है, वो हो सकता है अगली में हो जाए। ये बात है। मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, धमाकेदार किस्म की स्टोरी इंशाअल्लाह, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।